हेलो एंड वेलकम टू अदिति ह्यूमैनिटी क्लासेस। आज हम पॉलिटिकल साइंस कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड के चैप्टर 4 ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, या जिसका नया नेम है न्यू सेंटर ऑफ पावर, और इसे हम करने जा रहे हैं। और इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या सेंटर ऑफ पावर है आफ्टर 1991। आपको पता है कि 1991 में देयर वाज डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, और यूएसएसआर के डिसइंटीग्रेशन के बाद ओनली वन सुपर पावर रिमेन इन द वर्ल्ड एंड दैट इज़ यूएसए। लेकिन इसके अलावे और भी कुछ सेंटर ऑफ पावर हैं जिनके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं, जो है आपका यूरोपियन यूनियन है, एशियान है, और चाइना है। तो इन सारे सेंटर ऑफ पावर के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, सो दैट अदर आल्सो कैन गेट बेनिफिट। नाउ लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। व्हाट इज मार्शल प्लान? देखो, मार्शल प्लान हम इसको रिलेट करते हैं सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद। आपको पता है कि सेकेंड वर्ल्ड वार 1945 में ख़त्म हो जाता है, और सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होने के बाद यूरोपियन कंट्री जो थे, ब्रिटेन, फ्रांस हो गया, या पुर्तगाल हो गया, स्पेन, और भी ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो थे, ये लोग दीज कंट्री हैड कम्प्लीटली डिवास्टेटेड, और उनकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह से ख़राब हो गया था। और उसको सुधारने के लिए, उसको इम्प्रूव करने के लिए यूएसए ने जो फाइनेंशियल एड दिया था, उस एड को हम बोलते हैं मार्शल प्लान। सो मार्शल प्लान एक तरह से फाइनेंशियल हेल्प था जो कि वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ को दिया गया था बाय यूएसए अंडर ए प्लान। दैट प्लान इज नोन एज मार्शल प्लान। देखो, आफ्टर 1945 अमेरिकन एक्सटेंडेड मैसिव फाइनेंशियल एड फॉर रिवाइविंग यूरोपियन इकोनॉमी। यूरोप की इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए जो यूएसए ने पैसा दिया था, फाइनेंशियल एड दिया था अंडर मार्शल प्लान। अंडर दिस प्लान द ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दैट इज OEEC। तो अब ये तो है कि उसने प्लान बनाया था, लेकिन इस प्लान को कैसे इम्प्लीमेंट करें, हाउ टू ट्रांसफ़र द मनी और US डॉलर टू यूरोपियन इकोनॉमी। तो उसके लिए एक नया ऑर्गेनाइजेशन सेटअप किया गया जिसका नाम था OEEC, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन फॉर यूरोपियन इकोनॉमिक कोऑपरेशन, जो कि 1948 में सेटअप किया गया था। और इसके थ्रू वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ को अमेरिका अंडर मार्शल प्लान फाइनेंशियल हेल्प देगा यूरोपियन इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए। तो समझ में आया व्हाट इज मार्शल प्लान। नेक्स्ट हम देखते हैं कि 3 ऑल्टरनेट सेंटर ऑफ पावर, एक एशियान है, दूसरा यूरोपियन यूनियन है, और तीसरा चाइना है। तो इसके बारे में हम एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं, कैसे यूरोपियन यूनियन एक सेंटर ऑफ पावर है, क्या उसमें ये क्वालिटी है जिससे कि उसे हम सेंटर ऑफ पावर समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन। तो हम सबसे पहले यूरोपियन यूनियन पढ़ने जा रहे हैं। देखो, ये क्वेश्चन है कि कैसे, क्या क्या स्टेजेस था, और व्हाट वर द बैकग्राउंड दैट लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। क्या ऐसा कुछ हुआ जो कि फाइनली लेड टू फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। तो सबसे पहले तो मैंने अभी मार्शल प्लान के बारे में बताया था आपको। ये एक पहला स्टेप था जिसमें कि यूएसए प्रपोज किया था हेल्प करने के लिए, फाइनेंशियल हेल्प टू रीस्ट्रक्चर यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। दूसरा था काउंसिल ऑफ यूरोप। दूसरा जो स्टेप था वो काउंसिल ऑफ यूरोप सेटअप किया गया था, वाज एस्टैब्लिश इन 1949। ये 48 में हुआ था, 1949 में ये हुआ था। तो 1948, 1949 में काउंसिल ऑफ यूरोप इस्टेब्लिश किया था ये। हाँ, सो ये जो था इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से था, ये पॉलिटिकल कोऑपरेशन के लिए किया गया था। फ्रॉम द इकोनॉमिक इंटीग्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू, द यूरोपियन कैपिटलिस्ट कंट्री proceeded step by step leading to the formation of European Economic Community. सो 1957 में हम देखते हैं कि एक और यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सेटअप किया जाता है। उसका COE ये था, और इसको बोलते हैं हम OEEC। तो ये पहला स्टेप था। दूसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप में जो हमारा वहाँ पे हमें देखते हैं कि यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सेटअप किया गया था, यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी सेटअप किया था, ठीक है। और फोर्थ में द प्रोसेस एक्वायर्ड ए पॉलिटिकल डायमेंशन, जब यूरोपियन पार्लियामेंट
देखो अल्टीमेटली हम देखते हैं वहाँ यूरोपियन पार्लियामेंट, ईपी, ठीक है, यूरोपियन पार्लियामेंट सेटअप किया जाता है। एंड विद द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसए इन 1991, नेक्स्ट ईयर दैट इज इन 1992, यूरोपियन यूनियन केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इस तरह से ये 5 स्टेप हमें याद करना पड़ेगा। क्वेश्चन आता है कि कैसे यूरोपियन यूनियन सेटअप किया गया था या क्या स्टेजेस थे। तो पहले हम 1948 है, 1949 है, 1957 है और 1991 में यूरोपियन यूनियन सेटअप, 1992 में यूरोपियन यूनियन सेटअप कर दिया गया था। तो आपको ये सारे स्टेप, ये सारे पॉइंट आपको लर्न करने पड़ेगा और इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। तो ये इसका आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन। जो यूरोपियन यूनियन बना तो उसका क्या रिजल्ट हुआ। द फाउंडेशन ऑफ यूरोपियन यूनियन लेड टू द कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी, कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस एंड होम अफेयर एंड क्रिएशन ऑफ सिंगल करेंसी दैट इज यूरो। तो क्या था कि जब यूरोपियन यूनियन बना तो हम देखते हैं कि वहाँ पे कॉमन फॉरेन एंड सिक्योरिटी पॉलिसी सेटअप किया गया। जो कंट्री यूरोपियन यूनियन के मेंबर थे उन लोगों के देयर विल बी कॉमन फॉरेन और सिक्योरिटी इश्यूज जो थे उसको उन लोग हैंडल करेंगे। कोऑपरेशन ऑफ जस्टिस लाने की कोशिश करेंगे एंड ऑल्सो होम अफेयर और सिंगल करेंसी सबसे इंपॉर्टेंट था, ये लेके आया गया सिंगल करेंसी। सो यूरोपियन यूनियन का करेंसी जो था उसको हम क्या बोलते हैं, यूरो बोलते हैं, यूरो, ठीक है, ये था। उसके बाद नेक्स्ट है कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग। आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन फ्लैग जो है उसमें 12 यूरोपियन, देयर आर 12 स्टेट्स इन यूरोपियन यूनियन फ्लैग, 12 स्टेट है वहाँ पे और उस फ्लैग एज द नंबर ऑफ 12 क्यों 12 स्टेट्स है, क्योंकि वहाँ पे 12 जो है ट्रेडिशनली सिंबल ऑफ परफेक्शन होता है, कंप्लीटनेस होता है एंड यूनिटी होता है। एंड दैट इज द रीजन वाई यूरोपियन यूनियन फ्लैग में देयर आर 12 सर्कल है। उसके बाद सर्कल ऑफ गोल्ड स्टार स्टैंड फॉर सोलिडारिटी, दैट इज कॉल्ड भाईचारा, हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ यूरोपियन यूनियन फ्लैग, जिसमें कि 12 सर्किल है जो कि 12 स्टेट को रिप्रेजेंट करता है। मोर ओवर ट्रेडिशनली जो 12 नंबर है वो एक सिंबल ऑफ परफेक्शन है, कंप्लीटनेस एंड यूनिटी है। दूसरी बात है कि वहाँ पे सर्कल ऑफ गोल्ड है, जो गोल्ड स्टार है वो स्टैंड करता है सोलिडारिटी, भाईचारा एंड हार्मनी बिटवीन द पीपल ऑफ यूरोप। नेक्स्ट थर्ड 6th क्वेश्चन है कि नेक्स्ट है कि व्हाट स्टेप्स वर टेकन टू ट्रांसफॉर्म यूरोपियन यूनियन फ्रॉम एन इकोनॉमिक यूनियन टू ए पॉलिटिकल वन। देखो इकोनॉमिक यूनियन बेसिकली मैंने बताया था कि इकोनॉमिक रिकंस्ट्रक्शन के लिए ही सेटअप किया गया था, बट कुछ स्टेप उठाया गया था जिससे कि इसको हम एक पॉलिटिकल यूनियन के रूप में देख सकते हैं, जो कि है फर्स्ट है यूरोपियन यूनियन हैज स्टार्टेड टू एक्ट मोर एज ए नेशन स्टेट, ठीक है, स्टेट जैसा बिहेव करने लगा था ये। देयर हैज ऑल्सो बीन अटेम्प्ट टू फॉर्म ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन बट दैट प्लान फेल्ड। इतना ही नहीं, फर्स्ट पॉइंट इज दैट दे स्टार्टेड बिहेविंग लाइक ए नेशन स्टेट। सेकेंड दे ऑल्सो ट्राई टू फ्रेम ए कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द यूरोपियन यूनियन, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया। थर्ड है कि यूरोपियन यूनियन हैज इट्स ओन फ्लैग, एंथम है, फाउंडिंग डेट है और करेंसी है। सो इवन दिस ऑल्सो claim support its claim as a political unity. Next, it also has some form of common foreign and security policy, ठीक है, dealing with the other nation other than European Union. तो ये सारे कुछ स्टेप थे जिससे कि हमें ये पता चलता है कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपने आप को पॉलिटिकल यूनियन बनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं हो पाया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट मेक्स यूरोपियन यूनियन हाईली इन्फ्लुएंशियल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो हमें कैसे पता चलता है कि एक इम्पॉर्टेंट रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोपियन यूनियन, या उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक एंड मिलिट्री इन्फ्लुएंस क्या है वर्ल्ड में। तो सबसे पहले तो हम इकोनॉमिक देखते हैं, इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस क्या है। यूरोपियन यूनियन इज द वर्ल्ड बिगेस्ट इकोनॉमी विद द जीडीपी ऑफ मोर देन 812 ट्रिलियन इन 2005। 2005 में यूरोपियन यूनियन का जो जीडीपी था वो 812 ट्रिलियन था। सो दैट इट सेल्फ इंडिकेट दैट हाउ इकोनॉमिक बिग पावर इट वाज। दूसरा है कि करेंसी, यूरो जो था, जो कि एक तरह से यूएस डॉलर को भी चैलेंज कर सकता है,
इंटरनेशनल ट्रेड में। सो ये भी एक ये शो करता है कि इकोनॉमिक पावर है। थर्ड जो है, इट्स शेयर ऑफ वर्ल्ड ट्रेड इज 3 टाइम लार्जर देन दैट ऑफ यूएसए। जो अगर वर्ल्ड ट्रेड में जितना भी अगर वर्ल्ड ट्रेड है उसमें इसका जो शेयर है वो यूएस से 3 टाइम ज़्यादा है। सो दैट ऑल्सो मेक इट ए बिगर इकोनॉमिक पावर। इट्स इकोनॉमिक पावर गिव्स इट्स इन्फ्लुएंस ओवर द क्लोजेस्ट नेबर्स एज वेल एज इन द एशिया एंड अफ्रीका। तो देखो इसका जो इकोनॉमिक पावर है इसकी वजह से इसका इन्फ्लुएंस हम देख सकते हैं नेबरिंग कंट्री में भी, एशिया में भी, अफ्रीका में भी। जो है ये आपका यूरोपियन यूनियन अपना इन्फ्लुएंस दिखा सकता है, इकोनॉमिकली बहुत पावरफुल है। सो दैट इज ऑल्सो अनदर रीजन वाई इट कैन बी कॉल्ड एज ए economic powerful union. It also function as an important block in international economic organizations such as WTO। ठीक है, तो WTO में इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है क्योंकि बहुत सारे कंट्री 12 कंट्री मिलकर बना हुआ है। तो इट कैन प्रेशराइज WTO एंड देयर बाई मेक WTO वर्क एज दे वांट। तो ये भी एक इन्फ्लुएंस है क्योंकि इनका वर्ल्ड ट्रेड भी बहुत ज़्यादा है। तो इससे तो ये कुछ पॉइंट है जो कि ये शो करता है कि इकोनॉमिक इन्फ्लुएंस ज़्यादा है वर्ल्ड पे यूरोपियन यूनियन का। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं कि कैसे पॉलिटिकली इन्फ्लुएंस है। एक तो 2 मेंबर यूरोपियन यूनियन के 2 मेंबर जो हैं ब्रिटेन और फ्रांस, ये जो है आपके यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर है। तो इससे पॉलिटिकली इसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। द यूरोपियन यूनियन इंक्लूड सेवरल नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल। सो बहुत सारे और भी मेंबर हैं इसके जो कि नॉन परमानेंट मेंबर है। थर्ड है, इट यूज ऑफ डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट एंड नेगोशिएशन हैज़ बीन इफेक्टिव एज इन द केस ऑफ इट्स डायलॉग विद चाइना एंड ह्यूमन राइट एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन। तो जो यूरोपियन यूनियन है उसका डिप्लोमेसी, इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट वगैरह इसकी वजह से वो दूसरे कंट्री को इन्फ्लुएंस कर सकता है। चाइना में जो ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है या एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन हो रहा है, अगर यूरोपियन यूनियन के मेंबर चाहे तो इस पर अपना प्रेशराइज कर सकते हैं इन चीज़ को इम्प्रूव करने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है कि मिलिट्री इन्फ्लुएंस। द यूरोपियन यूनियन कंबाइंड आर्म फोर्सेस आर सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं कि यूएसए से इनका जो फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस है, वो कम है लेकिन सेकेंड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड है। सो ये मिलिट्री इन्फ्लुएंस है। द टोटल स्पेंडिंग ऑन डिफेंस इज सेकेंड ओनली टू यूएसए। सबसे ज़्यादा यूएसए अपने डिफेंस पे खर्चा करता है, उसके बाद यूरोपियन यूनियन स्पेंड करता है अपने डिफेंस पे। 2 यूरोपियन यूनियन मेंबर फ्रांस एंड ब्रिटेन है आर न्यूक्लियर पावर। देखो ब्रिटेन और फ्रांस जो है न्यूक्लियर पावर है, ये भी एक मिलिट्री इन्फ्लुएंस है इनका। इट इज़ ऑल्सो द वर्ल्ड सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्पेस एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। यूएसए के बाद ये यूरोपियन यूनियन के कंट्री जो है वो स्पेस और कम्युनिकेशन फील्ड में भी बहुत आगे हैं। तो ये था हमारा इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और एंड देखो सबसे पहले हमने पॉलिटिकल पढ़ा था, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हो गया, ये हमने किया था। उसके बाद हमने किया था पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक इन्फ्लुएंस किया था, और थर्ड मिलिट्री इन्फ्लुएंस। सो ये दो मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। 2 हमें अगर आता है तो 2+2+2 आ सकता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ एशियान सिंबल एंड फ्लैग। आपको पता है एशियान का जो सिंबल है, हम अब ये हमारा ख़त्म हो जाता है यूरोपियन यूनियन, उसके बाद अब एशियान हम पढ़ते हैं। एशियान का क्या सिंबल था? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, इसका फुल फॉर्म है। देखो द एशियान लोगो जो है इसका 10 स्टॉल्स ऑफ पैडी, यानी कि पैडी के 10 स्टॉल्स हैं, और ईच वन रिप्रेजेंट वन कंट्री। देखो रिप्रेजेंट द 10 साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज बाउंड टुगेदर बाय इन फ्रेंडशिप एंड सॉलिडारिटी। द सर्किल सिंबलाइजेज द यूनिटी ऑफ एशियन, और जो सर्किल है वो एक तरह से यूनिटी रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से 10 स्टॉल्स ऑफ पैडी है, और हर एक स्टॉल्स ऑफ पैडी जो है वो रिप्रेजेंट करता है आपका एक मेंबर ऑफ एशियान। सो देयर आर 10 मेंबर एंड मोर ओवर द सर्कल जो है
जो दैट यूनाइट ऑल द कंट्री टुगेदर, ठीक है। सो नेक्स्ट है व्हाट वाज एशियन, व्हेन वाज एशियन एस्टैब्लिश, नेम इट्स 5 फाउंडिंग मेंबर, हाउ मेनी न्यू कंट्रीज हैव ज्वाइंड एशियन, नेम देम। तो ये कितने कब सेटअप किया गया था? एशियान जो था 1967 में सेटअप किया था। पहले 5 कंट्रीज़ के मेंबर थे, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपीन, सिंगापुर एंड थाईलैंड। बाई साइनिंग द कौन सा डिक्लेरेशन? बैंकॉक डिक्लेरेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि विच डिक्लेरेशन लेड टू स्टैब्लिशिंग एशियन? तो बैंकॉक डिक्लेरेशन 1967 में। ओवर द ईयर ब्रुनई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, पीडीआर, म्यांमार एंड कंबोडिया भी ज्वाइन कर जाते हैं, और इस तरह से इसके मेंबर जो है 10 हो जाते हैं। सो यू हैव टू लर्न ऑल द नेम ऑफ द कंट्रीज। नेक्स्ट है व्हाट लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एशियन, एशियन क्यों बना था, या क्या सिचुएशन था जिस दैट कंपेल द कंट्री टू कम टुगेदर एंड फॉर्म एशियन? देखो, बिफोर एंड ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर दिस रीजन ऑफ एशिया सफर्ड इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली थ्रू रिपीटेड कॉलोनाइजेशन। देखो क्या हुआ कि फर्स्ट सेकेंड वर्ल्ड वार के समय हम देखते हैं कि यहाँ पे एक तो ब्रिटेन, फ्रांस और ये सब कंट्री रूल कर रहे थे। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वार जब शुरू हो गया तो जापान ने इन सारे कॉलोनियल पावर को डिफीट करके फिर से कैप्चर कर लिया और फिर से एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया। सो दो तरह से हम देखते हैं यहाँ पे एक्सप्लॉइटेशन हो रहा था। तो इन कंट्री इकोनॉमिकली बहुत ज़्यादा वीक हो गए थे और उन्हें ज्वाइन करना जरूरी था अपने इकोनॉमिक कंडीशन को इम्प्रूव करने के लिए। एट द एंड ऑफ द वार इट फेस द प्रॉब्लम ऑफ नेशन बिल्डिंग, द रैवेज ऑफ पॉवर्टी एंड इकोनॉमिक बैकवर्डनेस, एंड ऑल्सो द प्रेजेंस ऑफ प्रेशर टू ज्वाइन विथ वन ग्रेट पावर और अनदर ड्यूरिंग कोल्ड वार। आपको पता है कि जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म हो जाता है, ख़त्म होने के बाद यहाँ पे गरीबी था बहुत ज़्यादा। उसके बाद यहाँ पे नेशन बिल्डिंग का प्रॉब्लम था, कैसे हम कंट्री को यूनाइट करके रख सकें। उसके बाद इतना ही नहीं बल्कि बैकवर्ड थे इनके इकोनॉमी, और उनके पास भी एक ये था कि क्या उन्हें कौन सा सुपर पावर के साथ जाना चाहिए कोल्ड वार के समय, यूएसए या यूएसएसआर के साथ। सो ये भी एक प्रॉब्लम इनको फेस करना पड़ा था। मोर ओवर ज्वाइनिंग एनी ऑफ द टू पावर ब्लॉक मीन्स इन्वॉल्विंग इन कन्फ्लिक्ट विच द साउथ एशियन कुड नॉट अफोर्ड। अब देखो क्या था कि यहाँ पे अगर मान लो कोई भी ब्लॉक में चल जाता है, तो वेस्टर्न ब्लॉक में या ईस्टर्न ब्लॉक में, तो उन्हें अपना प्रॉब्लम को सेक्रीफाइस करना पड़ता और उनकी तरफ उनके साथ रहना पड़ता। इससे उनका इकोनॉमी और ज़्यादा इफेक्ट कर सकता था। नेक्स्ट है इवन द एफर्ट्स ऑफ बॉन्डंग कॉन्फ्रेंस एंड नॉन एलाइड मूवमेंट कुड नॉट फुलफिल द एस्पिरेशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन कंट्री, सो दे एस्टैब्लिश्ड एन ऑल्टरनेटिव एसोसिएशन नोन एज एशियान इन 1967। तो यहाँ पे आपको पता है कि एशियन अफ्रीका में नैम कंट्रीज बनाए गए थे बॉन्डंग कॉन्फ्रेंस के बाद। तो इनको इन कंट्री साउथ एशियन कंट्री को लगा कि उनका जो एस्पिरेशंस है और ये सब चीज़ नाम के साथ रह के भी पूरा नहीं हो सकता है, एंड तभी उन्होंने एक अलग ऑर्गेनाइजेशन बनाने की कोशिश करी जिसका नाम है एशियन। व्हाट डू यू मीन बाय एशियन वे? एशियन हैज़ नो डिजायर टू इस्टेब्लिश इटसेल्फ एज ए सुपर नेशनल स्ट्रक्चर एज एन इंस्टीट्यूशन। देखो आपको पता है कि यूरोपियन यूनियन जो था एक सुपर नेशनल स्ट्रक्चर डेवलप करने की कोशिश कर रहा था। इस तरह का एशियन का ऐसा कोई डिजायर नहीं था, ऐसा कोई इनको ऐसा कोई डिजायर नहीं था कि इन लोग एक सुपर नेशनल स्ट्रक्चर या इंस्टीट्यूशन डेवलप करना चाहते थे। ये आपस में हेल्प करना चाहते थे एक दूसरे को, जिससे कि जो प्रॉब्लम है वो फेस कर सके। एशियन हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड अ फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन दैट इज इनफॉर्मल, नॉन कन्फ्रंट एंड कोऑपरेटिव। देखो तो इनको कन्फ्रंट करना नहीं था, इनफॉर्मल था, आपस में झगड़ा करना नहीं था इनको, किसी दूसरे से झगड़ा करना नहीं था इनको, और ये आपस में कोऑपरेट करना चाहते थे एक दूसरे से। थर्ड जो है कि द रिस्पेक्ट फॉर नेशनल सोवरेनिटी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ एशियन, दस द एवर मेंशन वे आर नोन एज एशियन वे। तो ये था कि उनका नेशनल सोवरेनिटी, हर कंट्री जो भी इनके मेंबर है उनका सोवरेनिटी या उनका इंडिपेंडेंस को मेंटेन रखना है, ये भी एक उनका मोटो था। और इस तरह से ये जो हमने 3 उनके तरीके देखे, वो तरीका क्या था एक्चुअली? एशियन वे था कि किसी से कन्फ्लिक्ट नहीं करना है, इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन था ये,
ठीक है। सो नेक्स्ट है हमारा कि एक्सप्लेन एशियन विजन ऑफ 2020, इनका क्या विजन था, व्हाट डिड दे वांट टू अचीव बाय 2020। सो एशियन इज रैपिडली ग्रोइंग इनटू ए वेरी important regional organization in its vision 2020 has defined, क्या था उनका 2020 विजन, an outward looking role for ASEAN in the international community, कि अपने जैसे मान लो एशियान है 10 कंट्री हैं तो 10 कंट्रीज के मेंबर हैं, ठीक है, तो इससे बाहर भी वो देखना चाहते थे, दूसरे कंट्री से भी ट्रेड करना चाहते थे, दूसरे कंट्री में अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसमें इन्वॉल्व होना चाहते थे, दैट इज कॉल्ड आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी। एंड आउटवर्ड लुकिंग पॉलिसी हैज एनकरेज नेगोशिएशन ओवर कन्फ्लिक्ट इन द रीजन। अगर मान लो कोई आसपास के कंट्रीज में कोई किसी भी तरह का कन्फ्लिक्ट हो रहा है तो वहाँ पे इन लोग इंटरफेयर करते थे, नेगोशिएट करते थे और उस प्रॉब्लम को ओवरकम करने में हेल्प करते थे। दस एशियन हैज मीडिएटेड द एंड ऑफ द कंबोडियन कॉन्फ्लिक्ट, द ईस्ट तैमूर क्राइसिस एंड मीट एनुअली टू डिस्कस ईस्ट एशियन कोऑपरेशन। तो इस तरह से उन्होंने दो एग्जाम्पल दिया हुआ, यहाँ पे कंबोडिया में कन्फ्लिक्ट था, वहाँ पे उन्होंने इंटरफेयर किया था और उसको रिजॉल्व करने की कोशिश करी थी, ईस्ट तैमूर में जो प्रॉब्लम था उसको भी रिजॉल्व करने की कोशिश करी थी। तो ये एशियन का जो है विजन था 2020 में। नेक्स्ट है हमारा कि व्हाट आर द 3 पिलर ऑफ एशियन, कौन कौन से थ्री पिलर हैं, द एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी, द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी एंड द एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी। देखो सिक्योरिटी कम्युनिटी क्या था कि वो लोग चाहते थे आपस में एक दूसरे कंट्री को प्रोटेक्ट करना। देखो एशियन सिक्योरिटी कम्युनिटी इट वाज बेस्ड ऑन द कन्विक्शन दैट आउटस्टैंडिंग टेरिटोरियल डिस्प्यूट शुड नॉट लीड टू आर्म कन्फ्लिक्ट। अगर मान लो कोई भी 10 कंट्री के बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है, मे बी बॉर्डर को लेके या मे बी वाटर शेयरिंग के लिए, तो ये जो कन्फ्लिक्ट है किसी भी तरह से वार में ना कन्वर्ट हो, ये इनका एक ऑब्जेक्टिव था, थ्रू टॉक्स एंड नेगोशिएशन ये सारे प्रॉब्लम को सॉल्व करना। दूसरा जो था द एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव था, एशियन वाज एंड स्टिल रिमेन्स प्रिंसिपली एन इकोनॉमिक एसोसिएशन। देखो आज भी ये इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा सोचता है, ग्रोइंग मच फास्टर देन इवन यूएसए, जापान एंड यूरोपियन यूनियन। इनका जो इकोनॉमी बहुत फास्ट रेट में बढ़ रहा है, जापान से भी ज़्यादा फास्ट रेट में, यूएस से भी और यूरोपियन यूनियन से भी। द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इज़ टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, जो आपस में 10 कंट्री है वो आपस में कॉमन मार्केट क्रिएट करे, प्रोडक्शन बेस्ड विद इन एशियन स्टेट्स एंड टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, और हेल्प करना जिससे कि इन सारे एरियाज में इकोनॉमिक और सोशल डेवलपमेंट हो, ये भी उनका था। थर्ड जो था एशियन सोशो कल्चरल कम्युनिटी, देखो ये एक्सप्लेन नहीं किया, इसका मतलब इसका सिंपल सी बात है कि आपस में कल्चरल एक्सचेंज करना जिससे कि उनके बीच में एक अच्छा समझ रहे और एक दूसरे कंट्री को समझे, जिससे कि लड़ाई कन्फ्लिक्ट या वार ना हो, और इकोनॉमिक कोऑपरेट करे जिससे कि सारे कंट्री डेवलप हो। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन इकोनॉमिक कम्युनिटी, टू क्रिएट ए कॉमन मार्केट, ठीक है, कॉमन मार्केट और प्रोडक्शन बेस विद इन द एशियन स्टेट। तो आपस में मिल के उन्होंने कोई चीज़ बनाए या कहीं भी प्रोडक्शन बेस सेटअप कर सकते हैं एशियन कंट्रीज में, और एक कॉमन मार्केट हो जहाँ पे कि सारे एशियन कंट्री अपना सामान को बेच सके। टू एड सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन द रीजन, कोई भी कंट्री में अगर हेल्प चाहिए इस एरिया में एशियन में, तो वहाँ पे सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए फाइनेंशियल एड प्रोवाइड करना। थर्ड, इट ऑल्सो वांट टू यूज द एग्जिस्टिंग एशियन डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म टू रिजोल्व इकोनॉमिक डिस्प्यूट। तो आपको पता है कि जो सिक्योरिटी इशूज पे, कोई बॉर्डर इशूज पे उनका अपना एक डिस्प्यूट सेटलमेंट मैकेनिज्म है, उस मैकेनिज्म को वो ट्रेड डिस्प्यूट में भी यूज करना चाहते हैं। एशियन हैज ऑल्सो फोकस्ड ऑन क्रिएटिंग ए फ्री ट्रेड एरिया फॉर इन्वेस्टमेंट, लेबर एंड सर्विसेज, ठीक है। सो फ्री ट्रेड एरिया मतलब वो एरिया डेवलप करें इन्होंने जहाँ पे कि कोई भी इन्वेस्ट कर सकता है पैसा वहाँ पे, लेबर मूव कर सकते हैं काम करने के लिए, सर्विसेज प्रोवाइड किया जा सकता है। तो ये भी एक एशियन का ऑब्जेक्टिव है इकोनॉमिक कम्युनिटी का, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ maastricht ट्रीटी। द ट्रीटी ऑफ maastricht वाज साइंड इन 1992, और इसी से इस ट्रीटी के बाद ही यूरोपियन यूनियन सेटअप हुआ था, ठीक है। सो दिस ट्रीटी लेड टू एस्टैब्लिशमेंट ऑफ यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट है हमारा व्हाट रिलेशनशिप डज इंडिया हैज विद द एशियन ड्यूरिंग कोल्ड वार। कोल्ड वार मतलब आपको पता है कि 1945 से 1991 तक यूएसए और यूएसआर के बीच में कोल्ड वार चल रहा था। तो उस समय क्या रिलेशनशिप एशियन के और कोल्ड वार में क्या रिलेशनशिप था। ड्यूरिंग द कोल्ड वार ईयर्स इंडिया फॉरेन पॉलिसी इंडिया हैज विद एशियन,
इंडिया और एशियन का क्या रिलेशनशिप था। ड्यूरिंग द कोल्ड वार ईयर इंडियाज फॉरेन पॉलिसी डिड नॉट पे एडिक्वेट अटेंशन टू एशियन। देखो पहला पॉइंट है कि हमने कोल्ड वार के समय एशियन की तरफ उतना ध्यान दिया ही नहीं था। सेकेंड पॉइंट है बट इन द रिसेंट ईयर इंडिया हैज़ ट्राई टू मेक अमेंड, अपना जो हम चेंज करना चाहते हैं वो जो हमने पहले नहीं, पहले हम जो था कोई इतना ध्यान नहीं देते इन सारे कंट्रीज के प्रति, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड गिविंग इंपॉर्टेंस टू एशियन कंट्री। इट हैज़ साइंड FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद 2 एशियन मेंबर्स, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ हमने ऑलरेडी फ्री ट्रेड एसोसिएशन एग्रीमेंट साइन कर रखा है, यानी कि इन कंट्री से इंडिया और इंडिया सिंगापुर इंडिया थाईलैंड के बीच में ट्रेड में कोई रुकावट नहीं है। इट इज़ ट्राइंग टू साइन FTA विथ एशियन इटसेल्फ, हम चाहते हैं कि पूरा एशियन कंट्री 10 के 10 कंट्री के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। रिसेंटली इंडिया इज इनिशिएटेड लुक ईस्ट पॉलिसी एंड बिगैन रिवाइविंग इट्स इकोनॉमिक रिलेशनशिप विद साउथ एशियन कंट्री। हमने लुक ईस्ट पॉलिसी जो है वो मनमोहन सिंह ने शुरू किया था, और जिससे कि हम अपने ईस्ट में जितने भी सारे कंट्री हैं, म्यांमार हो गया या आगे लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, ये सारे कंट्री, इनके साथ हम अच्छा ट्रेड रिलेशनशिप डेवलप करना चाहते हैं। इन कंट्री में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, अपने सामान को बेचना चाहते हैं। तो इसकी वजह से हम जब ईस्ट की तरफ अपने रिलेशनशिप को मूव करें तो हमें एशियन कंट्री के साथ भी अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना है। एशियन ऑल्सो टेक इनटू कंसिडरेशन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंडिया एज एशियाज थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी एंड इट्स एमर्जेंस एज ए रीजनल पावर। देखो एशियन हमें इंडिया को समझता है कि इंडिया एक पावरफुल कंट्री है, थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है और एशिया का, और इस तरह से इसके साथ अच्छा रिलेशनशिप डेवलप करना चाहिए एशियन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि व्हाट स्ट्रैटेजी वाज फॉलोड बाय चाइना बिफोर 1978। तो हम अब चाइना के बारे में पढ़ रहे हैं। मैंने बताया था एशियन, यूरोपियन यूनियन, थर्ड जो था चाइना। तो हाउ चाइना बिकम पावरफुल कंट्री, और क्या क्या किस तरह से क्या डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी चाइना ने अडॉप्ट किया था। आफ्टर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना इन 1914, कब चाइना फ्री गवर्नमेंट बना था? 1949 में। एंड अंडर माओ लीडरशिप चाइना इकोनॉमी वाज बेस्ड ऑन सोवियत मॉडल। आपको पता है यूएसएसआर मॉडल जो था उस बेसिस पे चाइना इकोनॉमी डेवलप होने लगा, दैट इज अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। इट केप्ट इटसेल्फ अवे फ्रॉम द कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, जो वेस्टर्न ब्लॉक थे, अमेरिका, यूएसए था, यूरोपियन वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री थे, इनसे दूर रहा अपने आप को। सो इट स्टार्टेड इट्स डेवलपमेंट विद इट्स ओन रिसोर्सेज एंड विद द एड दैट इट रिसीव फ्रॉम यूएसएसआर। यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट कंट्री था, तो यूएसएसआर जो पैसा मिलता था या अपना कोई रिसोर्सेज था, उस दोनों को रिसोर्सेज को लेकर उन्होंने अपना डेवलपमेंट शुरू किया। इट क्रिएटेड ए स्टेट ओन हैवी इंडस्ट्री। हम पता है ना कि जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट होते हैं वहाँ पे मोस्ट ऑफ द थिंग्स वर कंट्रोल बाई स्टेट। बिग इंडस्ट्री जो थे वो भी स्टेट के कंट्रोल में था। बिकॉज ऑफ शॉर्टेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज चाइना adopted import substitution policy and started producing goods that they imported in their own country। देखो क्योंकि इनके पास इतना फॉरेन एक्सचेंज था नहीं, और ये जो एक्सपोर्ट करते थे वो उसका इंटरनेशनल वैल्यू कम होता था, तो इसलिए उन्होंने, और बाहर से ये सामान मंगा नहीं सकते थे क्योंकि इनके पास फॉरेन एक्सचेंज कम हुआ करता, तो इन्होंने क्या किया कि इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी फॉलो किया। इसका मतलब ये होता है कि आप जो चीज़ बाहर से मंगा रहे हो उसको बाहर से मंगाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप अपने देश में भी उसको प्रोड्यूस कर सकते हो। और इस तरह से उन्होंने फॉरेन एक्सचेंज को सेव करने लगे और इसको उस चीज़ के लिए यूज करने लगे जिसका ज़रूरत था बहुत ज़्यादा। इम्पैक्ट ऑफ दिस स्ट्रैटेजी, यानी कि गवर्नमेंट ओन स्ट्रैटेजी जो था उनका, गवर्नमेंट कंट्रोल स्ट्रैटेजी इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, उसका क्या पॉजिटिव इम्पैक्ट था। चाइना यूज्ड इट्स रिसोर्सेज एंड लेड टू द फाउंडेशन ऑफ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी। ठीक है, क्या हुआ कि चाइना ने अपने रिसोर्सेज को यूज़ किया, क्योंकि बाहर से वो हेल्प लेता नहीं था वेस्टर्न कंट्री से, रशिया से कुछ हेल्प लिया उसने, और बाकी अपना रिसोर्सेज को यूज़ करके एक अच्छा इंडस्ट्रियल बेस डेवलप कर लिया। एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल वेलफेयर वाज एश्योर्ड टू ऑल सिटीजन, सबको नौकरी मिलना ही मिलना है। ये सोशलिस्ट इकोनॉमी का एक इंपॉर्टेंट फीचर है कि एवरीबॉडी विल गेट जॉब, एम्प्लॉयमेंट। चाइना वाज अहेड ऑफ मोस्ट डेवलपिंग कंट्रीज इन एजुकेटिंग इट्स पीपल एंड इंश्योरिंग बेटर हेल्थ। तो एशिया में बहुत सारे कंट्री थे, उससे चाइना आगे था, अपने लोगों को एजुकेशन दे रहा था अंडर गवर्नमेंट कंट्रोल में, और बेटर हेल्थ भी फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था। द इकोनॉमी वाज आल्सो ग्रोइंग एट ए रिस्पेक्टेबल रेट 5 to 6%। तो ये भी अच्छा रेट ऑफ ग्रोथ होता है, लेकिन उसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट थे जो 1978 से पहले चाइना ने अपना डेवलपमेंट स्ट्रैटेजी अडॉप्ट किया था उसका, कि द इकोनॉमिक ग्रोथ वाज इनसफिशिएंट टू मीट द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन एज एनुअल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन वाज 2 to 3%। देखो इनका जो इकोनॉमिक ग्रोथ था वो ठीक था, अच्छा था, लेकिन जब हम पॉपुलेशन भी तो ग्रो हो रहा था, और पॉपुलेशन के कंपेयर में इनका ग्रोथ जो था वो
नॉट सफिशिएंट नहीं था। उस पर एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वाज नॉट सफिशिएंट टू जनरेट ए सरप्लस इन फॉर इंडस्ट्री, और एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी इतना नहीं होता था कि इतना जनरेट करे जो कि इंडस्ट्री, जो लोग इंडस्ट्री में लगे हुए उनको फूड सप्लाई कर सके, प्रोवाइड कर सके। बिकॉज ऑफ कंट्रोल्ड इकोनॉमी इट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन वाज नॉट ग्रोइंग fast enough. International trade was minimal and the per capita income was very low. So ये भी एक प्रॉब्लम था कि इनका इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन उतना ज़्यादा अच्छा नहीं था, इंटरनेशनल ट्रेड भी कम था और पर कैपिटा इनकम भी बहुत लो था। तो ये सब सिचुएशन था जिसकी वजह से चाइना ने एक रिफॉर्म इंट्रोड्यूस किया और दैट लेट चाइना टू बिकम ए मेजर पावर इन एशिया एज वेल एज इन द वर्ल्ड। एक्सप्लेन द राइज ऑफ चाइना एज ए मेजर पावर। क्या क्या फैक्टर था जिसकी वजह से चाइना एक वर्ल्ड का बड़ा पावरफुल कंट्री बन जाता है। रिफॉर्म इन चाइना, चाइनीज इकोनॉमी। देखो 1972 में चाइना एडोप्टेड इट्स इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल आइसोलेशन विद द स्टैब्लिशमेंट ऑफ रिलेशनशिप विद यूएसए। पहले था यूएसए के साथ या वेस्टर्न कंट्री के साथ, कैपिटलिस्ट कंट्री के साथ अच्छा कोई भी रिलेशनशिप ये लोग नहीं रखते थे चाइना के लोग। ये लोग सिर्फ अपने कम्युनिस्ट कंट्री के साथ ही रखते थे, रशिया और बाकी सारे कम्युनिस्ट कंट्री के साथ। लेकिन 1972 में चाइना ने डिसाइड किया कि नहीं, अपने कम्युनिस्ट कंट्री के साथ रिलेशनशिप रखने से उनका ग्रोथ उस रेट में नहीं हो रहा जितना वो चाहते हैं। तो उन्होंने वेस्टर्न कंट्री के साथ या यूएसए के साथ या वेस्टर्न यूरोपियन कंट्री के साथ इन्होंने अपना ट्रेड रिलेशनशिप रखना शुरू कर दिया। इन 1973 प्रीमियर जाओ इन लाइव प्रपोज्ड फॉर मॉडर्नाइजेशन। एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करना, इंडस्ट्री को, साइंस को एंड टेक्नोलॉजी और मिलिट्री, ये चार चीज़ को मॉडर्नाइज करने के लिए बात करी गई, जिससे कि चाइना धीरे धीरे एक पावरफुल कंट्री बन जाता है इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकली, मिलिट्रीली। इन 1978 द देन लीडर डैंग जियोपिंग अनाउंस द ओपन डोर पॉलिसी। ओपन डोर पॉलिसी मतलब होता है ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक रिफॉर्म इन चाइना। द पॉलिसी वाज टू जनरेट हायर प्रोडक्टिविटी बाय इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम अब्रॉड। देखो उनका ये मानना था कि बाहर से पैसा लगे चाइना में, टेक्नोलॉजी है बाहर से, और इस तरह से उनका इकोनॉमी और फास्ट रेट में ग्रो हो। द चाइना फॉलोड इट्स ओन पाथ ऑफ इन इंट्रोड्यूसिंग मार्केट इकोनॉमी। इट ओपन देयर इकोनॉमी स्टेप बाय स्टेप। तो इन्होंने भी ऐसी बात नहीं कि इन्होंने अपने इकोनॉमी को ओपन अप नहीं किया, बल्कि धीरे धीरे किया, स्टेप बाय स्टेप किया। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर पहले किया गया 82 में, उसके बाद प्राइवेटाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री किया गया 1998 में, और इस तरह से धीरे धीरे उन्होंने इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज करना शुरू कर दिया। द ट्रेड बैरियर वाज एलिमिनेटेड। उसके बाद जो भी ट्रेड रेस्ट्रिक्शन था, ट्रेड बैरियर था, कोटा था, कस्टम ड्यूटी था, उसको उन्होंने ख़त्म कर दिया। और स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्रिएट किया गया जहाँ पे कि बाहर के कंट्री आके पैसा लगा सकते थे, बड़े बड़े इंडस्ट्री सेटअप कर सकते थे। दस इन चाइना स्टेट प्लेड सेंट्रल रोल इन सेटिंग अप ऑफ मार्केट इकोनॉमी। अब जैसे इंडिया में हमने इकोनॉमिक सिचुएशन था जिसकी वजह से हमें मार्केट इकोनॉमी को अडॉप्ट करना पड़ा, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं था। चाइना में स्टेट ने अपने हिसाब से धीरे धीरे करके एक सोशलिस्ट इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी में कन्वर्ट कर लेता है। कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ रिफॉर्म इन चाइना, जो ऊपर सारे हमने रिफॉर्म देखा था, प्राइवेटाइजेशन देखा था, उससे क्या इम्पैक्ट पड़ा था चाइना के इकोनॉमी पे। और न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी हेल्प द चाइनीज इकोनॉमी टू ब्रेक फ्रॉम स्टैग्नेशन। जो इकोनॉमी का ग्रोथ रुक गया था, उससे धीरे धीरे चाइना उभरने लगा। प्राइवेटाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर लेड टू रिमार्केबल राइज इन द एग्रीकल्चर प्रोडक्शन एंड रूरल इकोनॉमी। धीरे धीरे क्या हुआ कि जब एग्रीकल्चर को प्राइवेटाइज कर दिया गया तो प्रोडक्शन ऑफ एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा बढ़ गया और इससे रूरल इकोनॉमी रिवाइव होना शुरू हो गया, दोबारा से अच्छा होना शुरू हो गया। हियर पर्सनल सेविंग, अब गांव में लोगों का सेविंग बढ़ने लगा, सेविंग बढ़ने की वजह से वो पैसा इन्वेस्ट होने लगा, और इस तरह से हम देखते हैं कि चाइनीज इकोनॉमी बहुत फास्ट रेट में ग्रो होना शुरू हो गया। द न्यू ट्रेडिंग लॉज एंड द क्रिएशन ऑफ स्पेशल इकोनॉमिक जोन लेड टू फेनोमिनल राइज इन द फॉरेन ट्रेड। आपको पता है कि उन्होंने टैरिफ, कोटा वगैरह हटा दिया था, बाहर से सामान अपने यहाँ आके बेचने, टेक्नोलॉजी लगाने में अलाउ कर दिया था। इसकी वजह से वहाँ का इकोनॉमी है या फॉरेन ट्रेड बहुत फास्ट रेट में बढ़ना शुरू हो गया। तो चाइना हैज़ बिकम द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। बाहर के कंट्री वहाँ पैसा लगाना शुरू कर दिया, बाहर के इंडस्ट्रीज पैसा लगाना शुरू कर दिए। जब बाहर के कंट्री पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको बोलते हैं फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो ये भी वहाँ पर चाइना में बहुत ज़्यादा स्केल पर होना शुरू हो गया। तो चाइना हैज़ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दैट नाउ अलाउ इट टू मेक बिग इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन कंट्री। देखो आज चाइना इतना ज़्यादा डेवलप हो गया, इतना ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है कि उसके पास बहुत फॉरेन एक्सचेंज है। उस फॉरेन एक्सचेंज की मदद से दूसरे कंट्री में इन्वेस्ट करके उन कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन को कंट्रोल करता है। व्हाट आर द नेगेटिव अबाउट द चाइनीज इकोनॉमिक ग्रोथ? जो हमने ऊपर देखा कि चाइना इतना फास्ट रेट में ग्रो हुआ है
हर फील्ड में, तो उसका नेगेटिव इम्पैक्ट क्या था। वाइल चाइनीज इकोनॉमी हैज़ इम्प्रूव्ड ड्रामेटिकली, नॉट एवरी वन इन द चाइना हैज़ रिसीव द बेनिफिट ऑफ रिफॉर्म। देखो जो रिफॉर्म हुआ वहाँ पे नेशनल इनकम बढ़ा, जीडीपी बढ़ा, इसका फ़ायदा सबको नहीं हुआ, सिर्फ कुछ लोगों को ही हुआ। अनएम्प्लॉयमेंट जो था वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया इन चाइना विद द नियरली 100 मिलियन पीपल लुकिंग फॉर जॉब। देखो इतने सारे लोग वहाँ बेरोजगार हैं। फीमेल एम्प्लॉयमेंट एंड कंडीशन ऑफ वर्क आर एज बैड एज इन यूरोप इन 18th एंड 19th सेंचुरी। तो वहाँ पे कंडीशन ऑफ वर्क भी बहुत ख़राब है, स्पेशली वेमेन और चिल्ड्रन के लिए। एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, और धीरे धीरे वहाँ का एनवायरनमेंट भी डिग्रेड होने लगा जब वहाँ पे रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट होना शुरू हो गया, चाइना डेवलप होने लगा, तो दैट ऑल्सो लेड टू एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, वाटर, एयर, ये सब वहाँ का कोस्टल रीजन में भी हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा एनवायरनमेंट ख़राब होने लगा। व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एशियन। देखो एशियन का क्या ऑब्जेक्टिव है। एक तो पहला ऑब्जेक्टिव है कि टू एक्सेलरेट इकोनॉमिक ग्रोथ, देखो अपने कंट्री का इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ाना, ये था। दूसरा जो है सेकेंड ऑब्जेक्टिव वाज टू प्रमोट रीजनल पीस एंड स्टेबिलिटी, शांति व्यवस्था मेंटेन करना उन सारे एरियाज में जहाँ पे कि यूनाइटेड जो मेंबर कंट्री में ये पीस और हारमोनी लेके आना, ये भी उनका ये था। सो ये दो मेन ऑब्जेक्टिव था इनका। नेक्स्ट है व्हाट इज ARF। ARF मतलब होता है एशियन रीजनल फोरम, स्टैब्लिश इन 1994, इज एन ऑर्गेनाइजेशन कैरीज आउट कोऑपरेशन ऑफ सिक्योरिटी एंड फॉरेन पॉलिसी। ये क्या करता है कि सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी को हैंडल करता है ये ऑर्गेनाइजेशन, और मेक एंड ये कोशिश करता है कि जो कंट्रीज के बीच में अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो। नेम टू स्टेट दैट अपोज यूरोपियन करेंसी, तो स्वीडन और डेनमार्क अपोज करता है, नहीं चाहता है कि कॉमन करेंसी हो। गिव वन सोर्सेज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड चाइना। आपको पता है कि चाइनीज आर्मी इंडियन बॉर्डर पे इनफिल्ट्रेट कर रहे हैं, घुस रहे हैं, और उसकी वजह से भी इंडिया और चाइना के बीच में वार है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। ठीक है।